हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और साथ साथ में आप लोग को बता दें कि पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए थे बहुत ही अच्छे तरीके से, जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो आज का क्लास भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्लास स्टार्ट होगा। देखिए, हर स्टेप्स, हर टाइप्स को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, आपका कंसेप्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, यानी आपका चैप्टर में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो हम क्लास में आपको नहीं करा रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस्ड होगा, कोई भी टेंशन आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका काम है कि क्लास जैसे ही आप लेने आए, सबसे पहले क्या कीजिए, क्लास लेते वक्त कॉपी पेन लेकर के बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करते हैं, आपके पास कुछ प्रूव नहीं होता है कि आप क्लास में क्या सीखे हैं, क्या क्लास में कराया गया है और कितना तक आप सीख पाए हैं, कहाँ तक सीख पाए हैं, ये आपके पास प्रूव नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं मेंटली क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमेशा कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और अपना बुक से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करके दे रहे हैं, हर टाइप यहाँ पे सॉल्व करके दे रहे हैं। आपका भी फ़र्ज यहाँ पे बनता है कि आप भी घर में जाके उसको घर में उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ पे मैथमेटिक्स का एकदम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर हर एक चैप्टर्स का यहाँ पे वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में भी इसका सवाल देखने को मिल जाता है और हर बुक्स में आपको इसका सवाल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कहा गया है, इसको पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसमें साफ साफ कहा गया है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप ले लीजिए, उस कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्राइम नंबर्स का यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन व्हिच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। आपको एक्सेप्ट यहाँ पे क्या करना है, छोड़ना है, उस चीज़ को इग्नोर करना है, ऑर्डर्स को। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट क्लास में ही हम शायद इसको करा दिए थे, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, हाँ फर्स्ट क्लास में करा दिए थे, लेक्चर नंबर 1 में वो चीज़ हो गया था, ठीक है। तो एक बार जाके आप अच्छा से देख लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम बता दें जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कि प्राइम नंबर वो होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, या तोड़ेंगे भी तो उसका दो ही फैक्टर होगा, एक तो 1, एक तो वो खुद होता है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो 4 से स्टार्ट होता है और बताए थे कि वो प्राइम छोड़ के बाकी सारे नंबर्स जिसका माने मोर देन 2 फैक्टर्स होता है ना, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे है कि कोई भी आप कंपोजिट नंबर पहले ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 12, ठीक है। ये रहा एक कंपोजिट नंबर, बिल्कुल ये कंपोजिट है। तो इसको आप तोड़िए, ठीक है ना। हम जब तोड़ने जा रहे हैं तो हम कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ रहे हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा यहाँ पे 6, है ना। और यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं कि 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये स्टेप अगर नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा कौन सा यहाँ पे फैक्टर्स आ गया, 2 × 3 × 2, ठीक है ना। ये 1 को आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, 1 को आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, अब इस 12 को कोई तोड़ रहा है, सपोज कीजिए आप ही इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब तोड़ने का प्रयास किए, आप कुछ ऐसा स्टार्ट किए हैं, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो आपका जो यहाँ पे आप जो यहाँ पे तोड़े तो उसमें आपको क्या मिला, 3 × 2 × 2। अब देखिए इस थ्योरम में क्या कहा गया है, कोई भी कंपोजिट नंबर्स को, सबसे पहला बात तो ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, यहाँ पे 12 हम ले लिए हैं एज एन एग्जाम्पल,
कोई भी कंपोजिट नंबर को आप तोड़ते हैं, मतलब इस तरह से उसको आप अगर तोड़ते हैं, ब्रेक्स डाउन करते हैं, तो आपको एक एक यहाँ पे जो फैक्टर्स मिल रहा है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे। इसको आप आगे जाके नहीं तोड़ सकते हैं। 2 यहाँ पे प्राइम, यहाँ भी 3 प्राइम, ये प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट है। अब समझ पा रहे हैं बात को मेरा? ये प्राइम नंबर्स का ही क्या है? प्रोडक्ट है, सबसे पहला बात। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात है आपको समझना है कि हम जब यहाँ पे तोड़े हैं तो 2 × 2 × 3 लिखे हैं, यानी है कि नहीं? ये देखिए 2 × 2 × 3, हम जब इसको तोड़ने गए तो कुछ इस प्रकार से लिखे, क्योंकि हमको जो मिला हम वही लिखे। आप जब इसको तोड़ने जा रहे हैं तो आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, 3 × 2 × 2। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि भले हम यहाँ पे इस ऑर्डर में लिखे, आप भी इस ऑर्डर में लिखे, ऑर्डर कुछ भी हो, यानी पहले हम 2 को लिखे, बाद में 3 को लिखे, आप पहले 3 को लिख दिए, बाद में 2 को आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ऑर्डर्स भले अलग अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे जो मटेरियल है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स है, वो सेम देखने को मिल रहा है। 2 ठो 2, 1 ठो 3, यहाँ भी 2 ठो 2, 1 ठो 3, है ना? तो प्राइम नंबर्स आपको सेम देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, भले यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो। यानी कोई भी नंबर्स को जब हम लोग तोड़ते हैं ना, कोई भी नंबर्स को जब हम लोग तोड़ते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना है कि कोई भी नंबर्स को तोड़े, चाहे आप, चाहे हम, चाहे कोई भी, आपको सेम टाइप का यानी सेम प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्डर को ध्यान नहीं देंगे तो ऑर्डर भले कुछ भी हो सकता है, कोई 3 से पहले स्टार्ट कर दे, कोई 2 से स्टार्ट कर दे, बस बात इतनी सी है, ठीक है ना? समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कहा गया है, ठीक है? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ये यूनिक है, यूनिक मतलब बस 12 को तोड़िएगा तो आपको हमेशा 2 × 2 × 3 मिलेगा, 2 ठो 2, 1 ठो 3 ही आपको मिलेगा। ये यूनिक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी हम बोल सकते हैं फिक्स्ड, है ना? ये फिक्स्ड है ना? एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन आपको बाद में क्या कहा गया है? एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम नंबर ऑकर्स। आपको ऑर्डर्स को यहाँ पे छोड़ देना है, ऑर्डर्स को आपको नहीं यहाँ पे ध्यान देना है। आप यहाँ पे एक ही बात यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर को तोड़ते हैं तो आपको हमेशा सेम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो समझ में यहाँ पे आ गया ना? चलो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपको एनसीईआरटी बुक में भी ये सवाल मिल जाएगा, आपको आरएस में भी ये सवाल मिल जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, है ना? यानी यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चलिए इसको बाद देख लेते हैं। 5 × 11 × 13 + 13, ठीक है ना? यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 5 × 11 × 13 + 13, ये एक नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये नंबर को जस्ट इस तरह से दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही सवाल किया गया है कि आप प्रूव कीजिए कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसको सॉल्व करके वो क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा, है ना? तो इसको अगर कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इसको पहले एक नंबर्स में पहले आपको बदलना होगा। यहाँ पे आप ये देख करके नहीं बोल सकते हैं कि ये तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 5 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम, यहाँ भी 13 प्राइम। तो क्या यहीं पे लिख दे क्या एक स्टेटमेंट में, है ना? एक स्टेटमेंट यहाँ पे कि ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे हो गया था। चलो, तो हम क्या यहाँ पे बोल रहे थे कि 5 × 11 × 13 + 13। तो बहुत कोई इसको देख कर के ही क्या है ना, एग्जाम पे लिख देता है कि यहाँ पे जितना भी नंबर्स देखा जा रहा है, देखने को मिल रहा है, ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन द गिवन प्रॉब्लम आर प्राइम नंबर्स। सो वी कैन से, है ना, वी कैन से दैट अ कंपोजिट नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसा लिख के बहुत कोई छोड़ता है, ऐसा भी स्टूडेंट्स है। लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए कि सिर्फ इतना ही, ये 3 जो प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है, यही क्या है? सिर्फ आपका क्या है? बोलिए, यहाँ पे क्या है? प्राइम है।
ये प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस तरह से इसको इसमें शामिल मत कीजिए, ये प्लस अलग है, ये इनटू है। तो यहाँ पे सबसे पहले या तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दे फिर इसको जोड़ दे, है ना, क्योंकि पहले हम लोग बॉडमस रूल के हिसाब से क्या करते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, या तो आप क्या कीजिए, या तो आप यहाँ पे 13 इसको फिर जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम नहीं करेंगे, कुछ यहाँ पे 13 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से इस 13 को हम कॉमन किए, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 11, यहाँ पे +1 आएगा। बोलिए यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा, है ना, यहाँ तक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि क्या यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 13 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 + 11 क्या होगा 55, और यहाँ पे +1, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 13 × 56। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, हम क्या किए, सिंपल यहाँ पे 13 को कॉमन किए हैं। मल्टीप्लाई अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें हम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप 13 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे 5 × 11 बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। ठीक है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर जोड़ दीजिए, आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया प्रूव करना है कि यहाँ पे जो नंबर आपको मिला है ना, एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्या बोलिए, एक यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, काम कुछ इस प्रकार से है कि कॉम्पोजिट नंबर किसको कहा जाता है। पहले ये बताइए कि जो नंबर्स का फैक्टर्स, है ना, 2 से ज़्यादा होता है ना, द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होता है, वही नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पे बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आपको यहाँ पे आगे कुछ तोड़ फोड़ करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दीजिए, और स्टेटमेंट यहाँ पे हम जो लिख के दे रहे हैं वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि 56 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। okay okay, so we conclude क्या होगा, the given number is composite, the given number is composite, बस काफ़ी है। इसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या क्या यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स का एक यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख करके दे दिए हैं, और बता दिए कि ये प्राइम नहीं है, मतलब ये गिवन नंबर आपका कंपोजिट ही होगा। ठीक है ना, गिवन जो नंबर होगा वो कंपोजिट ही होगा। बस इतना ही आपको लिख के छोड़ना है। 2 मार्क्स का सवाल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब ये कुछ भी आपको दे देगा, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लिए ना, यहाँ पे आपको कुछ भी वो दे देगा। आप इसको ब्रेक डाउन कीजिए, इसको आप जोड़ घटाव करके जो भी यहाँ पे दिया है, मल्टीप्लाई एडिशन करके जो भी आपको दिया रहेगा, आप ले करके नंबर्स तक पहले पहुँच जाइए। फिर देखिए ऐसा एक नंबर आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा जिसका फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होगा, जो प्राइम नंबर्स नहीं होगा, कंपोजिट होगा। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर्स है वो कंपोजिट ही आपको मिलने वाला है। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया होना। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, एक बेहतरीन एक कंसेप्ट है ना, जो अक्सर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसको सही से नहीं लिख पाता है, उसको नहीं बना पाता है। इस चैप्टर में देखिए, ये नंबर, रियल नंबर वाला जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव मतलब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के रूप में आप उसको हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से किस क्वेश्चन को लिखा जाए, ताकि हमको नंबर्स कम से कम यहाँ पे पक्का फुल मिल सके। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं
लिखा गया है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n, यानी कोई भी यहाँ पे नंबर लिया गया है जो 4 to the power n के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल जो नंबर होता है ना, यहाँ पे जो लिखा गया है कि कोई भी नंबर्स को आप 4 to the power n में यहाँ पे आप लिख रहे हैं, जहाँ पे n बिलोंग्स टू, इसका सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये कैप्स n मतलब नेचुरल नंबर। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कैप्स n मतलब होता है एवोगाड्रो का नंबर, है ना, जो 6.023 10 to the power 23। लेकिन मैथ्स में कैप्स n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब पूछा गया है कि क्या नेवर एंड विथ डिजिट 0, यहाँ पे n का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। बोलिए n का वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं, n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, कैसे हमको मालूम होगा, यहाँ से मालूम होगा कि n जो होगा ना, सारे के सारे जो भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n फॉर यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक जो हम लोग जो बोलते हैं ना संख्याएं, वो होना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर तो थोड़ी यहाँ पे मतलब बोला है, तो होल नंबर नहीं बोला है तो 0 से स्टार्ट नहीं हम लोग कर सकते हैं, 1 से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना, ये 1 से होगा, n का जो पॉसिबल वैल्यू होगा ना, वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 करते करते आप कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन बात वो नहीं है, बात यहाँ पे कुछ दूसरा है कि n तो नेचुरल नंबर लेना है, चलो समझ में आ गया। लेकिन 4 to the power n में n हम कुछ भी यहाँ पे रखेंगे ना, तो कभी भी 0 नहीं आएगा लास्ट डिजिट। जैसे कि एग्जांपल, n का वैल्यू पहले हम 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। n का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। n का वैल्यू 3 लेते क्या मिलेगा, 64। ये लास्ट डिजिट आप देख पा रहे हैं ना, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसा कहा गया है, आपको प्रूव करना है। तो क्या आप एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से मैंने बोल सकते हैं क्या, इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि 0 नहीं आएगा तो चलो ठीक है, नहीं, ये गलत प्रोसेस है। ये आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। n का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, यहाँ पे 3 तो वैल्यू लेके आपको हम चेक करके जस्ट दिखाएं कि यहाँ पे n का वैल्यू इस तरह से लेंगे तो कभी भी जो यूनिट डिजिट है ना, वो कभी भी 0 नहीं आएगा, एंड विथ 0 नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन आप थोड़ी ना बाकी नंबर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने प्रोसेस होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे प्रोसेस को पहले हम बता देते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले हमको बताइए 0 कब आता है, 0 का जो माने फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। कोई भी नंबर्स में 0 तभी आ सकता है जब उस नंबर में कम से कम एक 5 और एक 2 हो, तब यहाँ पे एक 0 आ सकता है। बातों को यहाँ पे समझना होगा कि 0 कब आता है। कोई भी नंबर्स में 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा तो एक 0 आएगा। एक यहाँ पे पेयर अगर मन होता है, दोनों होना चाहिए, ओनली 5 होगा कि ओनली 2 होगा तो नहीं होगा, दोनों होना चाहिए तभी एक 0 आता है। अगर ऐसा मान के चलिए कि आपके पास 2 5 है, 2 5 है और यहाँ पे 2 2 है, तो आपको 2 0 हमेशा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यानी जितना पेयर्स कुछ ऐसा है, मान के चलिए कि 5 to the power 3 या 2 to the power 2, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक ही 0 देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 है पर 2 एक ही है। यानी पेयर तो एक ही आपका यहाँ पे बन रहा है ना, 2 के साथ 5 का। तो समझिए आपको आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना होगा एक बात का कि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन से ही 0 आता है। और एक कॉम्बिनेशन, एक पेयर गिव्स यू 1 पेयर गिव्स यू 1 0, 2 पेयर्स गिव्स यू 2 zeros, 3 पेयर्स गिव्स यू 3 zeros। यानी हाउ मेनी zeros you want, okay, that for that you need that numbers of pairs of 5 and 2, okay। जितना पेयर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल रहा है, उतना ही 0 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 0 कब आ सकता है। तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे
ये 4 को कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे n है, ये क्या हो गया 2n। अच्छा n का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, है ना। क्या कभी 5 आ सकता है क्या, क्योंकि n का वैल्यू 1 लीजिएगा 2, n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 8 2 है ना। 2 ही तो आता है ना, 2 जो 2 का मतलब क्या है, 4 बार 2 का रिपीट। यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 2 4 बार 2 का रिपीट। यहाँ पे 3 लेंगे तो 6 बार 2 का रिपीट। 2 ही तो रिपीट होगा, कभी 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एनी ओके एनी नेचुरल नंबर्स ऑफ n, फॉर एनी नेचुरल numbers of n, for any natural number n we never get okay pairs of 5 and 2 okay. So the number never be ends with 0, है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नंबर आने से, n का कुछ भी वैल्यू होने से, है ना, नेचुरल वैल्यू होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 0 आप ले नहीं सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पे वैल्यू आप ले लीजिए, कभी भी यहाँ पे आपको देखने को लिए 0 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 and 2 का कोई पेयर यहाँ पे बन नहीं रहा है। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब चले हम लोग आगे बढ़ें। सिर्फ टाइप्स हम यहाँ पे आप लोग को बोल देते हैं, अब आपको प्रैक्टिस करके ही क्वेश्चन को आगे लेके जाना है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हम 4n लिए, एग्जामिनर अब आपको कुछ भी दे सकता है, आपको 6n मान के चलो दे दिया कि 6n नेवर बी एंड्स विद 0, जहाँ पे n नेचुरल नंबर, तो आप इसको तोड़ लीजिए, 3 × 2n कीजिएगा, है ना। तो 3n और यहाँ पे 2n, तो आप n का कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आप ले लेते हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 3 and 2 का ही पेयर देखने को मिलेगा, 5 कभी भी आपको नहीं मिलेगा। सो वी नेवर गेट द पेयर्स ऑफ 5 and 2 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, सो द नंबर नेवर बी एंड्स विद 0। बस अपने हिसाब से उसको आप लिख दीजिए, कोई भी यहाँ पे रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे किसी तरह का कुछ भी करने का ज़रूरत आपको नहीं है। समझ में आ गया होगा। चैप्टर जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना, और 1-2 वीडियोज़ में हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एकदम बहुत अच्छे तरीके से जितना MCQs बन सकता है इस चैप्टर का, उस सारे MCQs को यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, एकदम अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहाँ पे हम चीज़ों को लेके चलेंगे। चलो नेक्स्ट जो यहाँ पे टाइप है ना, वो है HCF और LCM निकालना, ठीक है ना। HCF और LCM यहाँ पे निकालना जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का देखने को मिल जाता है, तो आप इसको ज़रा सा देखें, ठीक है ना। इसको आप देखें, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 126 and 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपको अच्छा से सीख के जाना है, क्योंकि ये आसान भी होता है और हर स्टूडेंट इसको बना के आता भी है, ठीक है ना। फाइंड द HCF एंड LCM दोनों आपसे पूछ लिया गया है ना, 126 और 156 का, लेकिन मेथड आपको बता दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपका मेथड है। इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। नंबर्स यहाँ पे 2 है, 126 सबसे पहले क्या है 126, और दूसरा यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है 156। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 156, ठीक है ना।
156। थोड़ा नीचे इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे 126 और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 156। तो सबसे पहले आपको जो मेथड यहाँ पे बता दिया गया वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो सबसे पहले आप प्राइम इसका फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। इसको 2 से आप स्टार्ट कीजिएगा, है ना। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6। उसके बाद 7 से स्टार्ट कीजिएगा तो 9 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 3 से स्टार्ट कीजिएगा, 3 हो जाएगा। देखिए बहुत कोई यहाँ पे समझता है इस बात को कि आप 2 के बाद 7 नहीं ले सकते हैं, है ना। बहुत कोई ऐसा करता भी है कि वो छोटा से बड़ा नंबर तरफ आता है, पहले 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 5 से चेक करेगा, फिर 7 में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टार्टिंग में ही आप अगर 7 से जाएगा तो 7 से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और 7 से जाएगा भी ये नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। यही यहाँ पे क्या था आपका, जो यहाँ पे एक जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही तो कहा गया था कि आप ऑर्डर को ध्यान ना दें, ठीक है ना। ऑर्डर्स को आप ध्यान ना दें, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आएगा लेकिन सेम ही नंबर आएगा। 3 से स्टार्ट कीजिएगा तो 7 बाद में आएगा, 7 से स्टार्ट कीजिएगा तो 2 बाद में आएगा। यही 4 नंबर यहाँ पे आएगा, दूसरा कोई भी नंबर आ नहीं सकता है, ठीक है ना। इसको आप स्टार्ट अगर कर देते 3 से स्टार्ट कर दीजिए तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, है ना। उसके बाद इसको 2 से कीजिए तो यहाँ पे 26 आएगा। उसके बाद इसको 2 से कीजिए तो यहाँ पे 30 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है आप देख लीजिए। अब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप 126 को आपको लिखना है फॉर्मेट में 2 × 7 × 3। यहाँ पे 2 ठो है ना, तो आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, कुछ ऐसा फॉर्म में लिखिए। बातों को ध्यान दे मेरा, ठीक है ना। 156 यहाँ पे है ना, तो 156 हो गया। यहाँ पे आप देखिए 2 का कितना पावर है, 2 ठो 2 है ना, 1 3 है यहाँ पे और 1 यहाँ पे क्या है आपका 13 है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप इसको पहले लिख लें, ठीक है ना। यहाँ तक आप तो आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता भी होगा। अब पावर्स के फॉर्म में इसको लिख भी सकते हैं। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि आपको HCF निकालना है, आपको LCM भी यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे आपको मेथड हम बता देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड क्या है। देखिए HCF हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप कुछ इस प्रकार से इसको निकालने का प्रयास कीजिए कि लिखना है HCF। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आप 2 नंबर्स को भी लिख दीजिए कि कौन सा नंबर्स का HCF आप निकाल रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा फॉर्मेट में हमको लिखना है। देखो अब HCF में कहा गया है कि मिनिमम पावर्स को आपको लेना है ना। मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, यानी यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है, आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। 2 है, 7 यहाँ पे, तो पहले कॉमन नंबर सब देख लीजिए। ऐसा नंबर लेना कि दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक तो 2 यहाँ पे कॉमन आपको देखने के लिए मिल रहा है और एक 3 यहाँ पे कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। पावर्स को पहले आप मत देखिए, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि 2 और 3 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, ये दोनों आपको तो यहाँ पे लेना ही है, जो पावर जो आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, लेकिन आपको लोएस्ट पावर को लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 1 है, 2 के पावर यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 में से छोटा कौन है, 1 है ना। तो आपको ये 2 टू द पावर 1 ही आपको ले लेना है, ठीक है ना। 2 टू द 3 देखिए, 3 का 2 और 3 का यहाँ पे 1, तो कौन सा हम बोलिए यहाँ पे लेंगे, स्मॉल पावर को ही लेंगे, 3 टू द पावर 1 को यहाँ पे लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर मान के चलो कुछ ऐसा होता कि एक में आपको 3 टू द पावर 2 मिलता और एक में 3 टू द पावर आपको 3 मिलता या 5 मिलता, तब कौन सा लेते, आप 3 टू द पावर 2 को लेते। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे लोएस्ट पावर लेने के लिए कहा गया है ना। HCF का जो निकालने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है कि कॉमन होना चाहिए, दोनों में देखिए कॉमन है, 2 और 3 कॉमन लीजिए और लोएस्ट पावर को आपको यहाँ पे लेना है। तो आप ले लिए तो 6 यहाँ पे आ गया जो आपका आंसर है। लेकिन जब LCM आप निकालने के लिए जाते हैं ना, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM निकालने का 2 तरीका है। एक तो इस प्रोसेस से ही आपको LCM को यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन पावर्स तो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 यहाँ पे कॉमन था फर्स्ट में, अभी भी है,
लेकिन अब हमको लार्जेस्ट पावर को लेना होगा, ना कि हमको यहाँ पे स्मॉल पावर को। ध्यान रखना होगा, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, स्मॉल पावर को लेते हैं, हम लोएस्ट पावर को लेते हैं कॉमन नंबर्स का। लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अब 2 को ही हम लेंगे, 1 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 का 2 ही लेंगे, यानी लार्जेस्ट पावर को लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। ये एलसीएम में कुछ अलग से आपको लेना पड़ता है, जो रेस्ट यहाँ पे बच गया उसको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लेके हम लोग यहाँ पे चलेंगे। जो कॉमन था उसका लार्जेस्ट पावर को ले लेना है ना जी। एचसीएफ में कॉमन का लोएस्ट पावर आपको लेना होगा, और एचसीएफ में ध्यान रखना है सिर्फ कॉमन ही आपको लेना है, बाकी जो अनकॉमन है ना, अलग अलग जो नंबर्स है उसको लेना ही नहीं है। एचसीएफ में कॉमन पावर्स का लोएस्ट पावर को लेकर के निकाल दीजिए। और एलसीएम में आपको क्या करना है, बोलिए, कॉमन पावर्स तो लेना ही है लेकिन लोएस्ट नहीं है, लार्जेस्ट पावर साथ में जो छूट गया उसको भी आपको लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या होगा, 4 × 9, यहाँ पे 4 × 9, यहाँ पे 7 × यहाँ पे 13। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको 3 2 यहाँ पे हम बोल देते हैं 3 2 7 9 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 7 6। आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 4 9 जा 36, 36 × 7 × 13 कीजिएगा तो आपको 3276 मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब गलती कहाँ पे होता है, एक बार आप लोग को बोलने का प्रयास करेंगे। गलती कहाँ पे होता है? गलती कुछ ऐसा है कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना कि एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आप लोग को हो गया होगा, इसको हम मिटा दें, ठीक है ना, इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। चलो इसको अब थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, ठीक है ना, रब कर देते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ तो हम लोग निकाल लिए, कैसे भी करके हम लोग एचसीएफ को निकाल लिए, जो प्राइम फैक्टर आपको सिखा दिए 6। अब हम लोग थोड़ा बनते हैं क्या, होशियार। एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा अपना मैंने ये दिखाते हैं, मैंने होशियारी हम दिखाने जाते हैं और खुद फंस जाते हैं। क्या करते हैं ना कि आप लोग को मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ जो 2 नंबर्स है ना, वो एचसीएफ × एलसीएम जो हम लोग करते हैं, है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है, बिल्कुल आता है। ये फार्मूला भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ आपको यहाँ पे 6 मिल गया है ना, एचसीएफ आपको 6 यहाँ पे मिल गया ना, तो यहाँ पे एचसीएफ भी आप 6 यहाँ पे ले सकते हैं, और एलसीएम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 126 × 156/6 आप यहाँ पे अगर ले लेते हैं ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 2 21। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा ही हम लोग कभी कभी कर देते हैं ना, ऐसा ही हम लोग क्या करते बोलो, कभी कभी हम लोग कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा अपना ये दिखा देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एग्जामिनर इसको काट देता है, इसको एग्जामिनर काटता है। क्यों? कि ये प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम दोनों ही आपको निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों में आप प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करें, ना कि आप शॉर्टकट अपनाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? है ना, दोनों में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लेके आना है। इसीलिए तो यहाँ पे लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है, उसको आप यूज करें, है ना कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दिया और आप किसी तरह एचसीएफ को निकाल के बाकी आप यहाँ पे एलसीएम को कुछ इस प्रकार से निकाल दिए, तो एचसीएफ का मार्क्स आपको मिल जाएगा, बट एलसीएम का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। दोनों को आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उम्मीद है कि ये सब जो गलती है ये कोई बताता है नहीं है ना, तो इसीलिए मार्क्स भी कभी कभी कट जाता है। तो सारे चीज़ों को यहाँ पे हम साथ में आपको बोल देंगे कि कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टर बोला है मतलब प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, दूसरा कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। प्राइम फैक्टर तो प्राइम फैक्टर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म का आता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 148/185, 148 यहाँ पे 1 कितना है यहाँ पे 85, ऐसा क्वेश्चन आपको मान के चलो एग्जाम में आ गया।
अब क्या बोला है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, वही काट कूट के जो आता है ना लास्ट में जो बचेगा वही आपको यहाँ पे लेके आना है। तो क्या यहाँ पे काट कूट करना हम स्टार्ट कर दें? आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म कोई मेथड आपको नहीं बोला गया है, अब आराम से यहाँ पे काट कूट कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, आपको कुछ ऐसा ही नंबर ये लोग दे देगा ना कि आप काट कूट करना स्टार्ट कीजिएगा तो फंस जाइएगा। चलिए इस नंबर को आप काट के दिखाइए, कितना से कटिएगा? 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं कटेगा। तो नंबर ही कुछ इस प्रकार से आपको दे देगा ना कि आप उसको एक माने फटाक से उसको आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 5, 7 से डिविजिबल नंबर नहीं होता है। कुछ यहाँ पे नंबर स्पेशल होता है जो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस यहाँ पे किस चीज़ का काटेंगे, बिल्कुल हम काटेंगे, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ का है कि आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर से कट रहा है ना। तो कौन सा नंबर से कट रहा है ये पता आपको लगाना है, यही ना है जी। तो इसीलिए आप क्या करें, ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें। क्या निकाल ले? एचसीएफ निकाल ले। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? दो नंबर का अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम डिवाइजर निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना? एचसीएफ मतलब डिवाइजर का काम करता है, ये पहले भी हम बोल चुके हैं। डिवाइजर का काम करता है एचसीएफ। अगर दो नंबर का आप एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ मतलब डिवाइजर निकाल दिए हैं जो दोनों नंबर को काट सकता है ना। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आप पहले यहाँ पे निकाल दीजिए। तो एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं जी? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको सीख लिए थे शायद, है ना, कि यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिदम से। लेमा नहीं है जी, एल्गोरिदम, ठीक है ना। 1 से आप दे दीजिए 148। आप यहाँ पे क्या ना, एक बात आप लोग को हम बता दें, 7 यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 3। एक बात आप लोग को हम बता दें, अब यहाँ पे आप लोग जो है ना गलती से भी मतलब वो सब फॉर्मेट लिखने का प्रयास मत कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसका। 185 इक्वल टू है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल जो है, क्योंकि आपको यहाँ पे एचसीएफ नहीं सिर्फ नंबर से यहाँ पे निकाल लेना आपका यहाँ पे काम है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे यूक्लाइड डिवीज़न लेमा आपको या एल्गोरिदम आपको यहाँ पे नहीं बताना है, सिंपली यहाँ पे आप निकाल लिए। तो एचसीएफ क्या निकल के यहाँ पे आ गया? बोलिए 37 यहाँ पे निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 37 यहाँ पे एचसीएफ आपका निकल के आ गया। कोई दिक्कत? तो यही नंबर का यहाँ पे तलाश हम कर रहे थे, यही नंबर्स को यहाँ पे हम खोज रहे थे कि नंबर कहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो 37 यहाँ पे आ गया। आप क्या कर सकते हैं, 148 और यहाँ पे 185, ठीक है ना। अब आराम से यहाँ पे 37 से दोनों को काट सकते हैं। तो देखिए ये एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो अभी निकली है क्या, आप देख पा रहे हैं कि ये एक डिवाइजर का रोल प्ले कर रहा है। किसका? डिवाइजर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ये ऐसा नंबर आ गया है कि दोनों को काटेगा, जो काटता है वही तो एचसीएफ होता है, वही तो डिवाइजर माने होता है ना। तो आप ध्यान रखिए कि एचसीएफ मतलब डिवाइजर होता है और एलसीएम का मतलब डिविडेंड होता है, वो बाद में हम बताएंगे। तो इसको जब आप काटते हैं 37 से, तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप डिवाइड ऑलरेडी दे चुके हैं, जो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोलिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4/5 आपको आ गया। अब ये सिंपल फॉर्म हो गया, आप इसको नहीं काट सकते हैं, अब ये आपस में नहीं, मतलब नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग, देखिए हम लोग 2 से 3 से 5 से 7 से 13 से 17 से कितना बार चेक करेंगे, 37 में जाके वो मतलब कटेगा। बाकी बीच में कोई भी नंबर आएगा उससे नहीं कटने वाला है। तो इसीलिए आपको वो इनडायरेक्टली मतलब बोल दिया कि आप एचसीएफ निकाल के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायरेक्ट आपको नहीं बोल दिया कि फाइंड द एचसीएफ फाइंड करो फिर सिंपल फॉर्म निकालो, ऐसा आपको नहीं बोला गया है। आपको सिंपल बोल दिया कि सिंपल फॉर्म में इसको अब लिखें, है ना। तो सिंपल फॉर्म निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, एचसीएफ का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग समझ में हम लोग को आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस और भी हम लोग का बचा हुआ है ना।
कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर्स दिस एंड दिस, है ना। तो ये सारे टाइप्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी भी कम से कम हम लोग नहीं अगर करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कम से कम अभी भी 50 से 60 सवाल जो है इस चैप्टर का हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। 50 से 60 सवाल अभी भी हम लोग का बचा हुआ है। तो यहाँ पे चैप्टर्स को एक ही बार हम लोग माने करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम प्रॉपर तरीके से इसको माने ये करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो हो गया आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू के साथ, तब आप लोग देखिएगा कि एक भी टॉपिक आप लोग का नहीं छूटने वाला है। कोई भी चीज़ यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा हमेशा कोशिश मतलब यही रहेगा। बाकी आप लोग टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। ये जो एकेडमिक ईयर है, जो एक साल ही आप लोग के पास टाइम है, आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो कृपया उस टाइम पे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो जाए, उस टाइम पे आप लोग को टेंशन ना हो जाए, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, टर्म 1 में रिजल्ट ख़राब हो गया, टर्म 2 में रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो ऐसा आप अभी से इसको ध्यान दें, उस टाइम पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए अभी से आप पढ़ाई करना शुरू करें। आप धीरे धीरे क्यों ना पढ़ें, डेली 2 घंटा क्यों ना पढ़ें, पक्का आपको हम बता दें कि मैथ कम से कम डेली आप लोग 1 से 1.5 घंटा डेली बेसिस पे मैथ बनाया कीजिए। आप लोग का 6 महीने के अंदर ये हम आप लोग को प्रॉमिस करते हैं कि मैथ आप लोग का सुधर जाएगा, 110% मैथ आप लोग का सुधर जाएगा। डेली 1 घंटा आप लोग मैथ, मिनिमम 1 घंटा आप लोग प्रैक्टिस करें। संडे के दिन 2 घंटा मैथ आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, कहीं से भी उठा के सवाल मत बनाइए, एक सिस्टमेटिक वे में उसको बनाने का प्रयास कीजिए, रिवाइज कीजिए, मैथ्स में अलग से ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में टेंशन नहीं आएगा। बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये मैथ में अच्छा स्कोर आता है, आपका जो नंबर को पूरा बूस्टअप कर देता है ये वाला सब्जेक्ट। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, शुरू से इसमें मेहनत करें, ताकि आगे जाके आप लोग को कोई भी टेंशन ना हो, हम चाहते हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिए, क्योंकि सभी को क्लास मिलना चाहिए। दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट है, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो एक लाइक आप ज़रूर यहाँ पे कर दीजिए। साथ में कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।